हेलो दोस्तों, आप सबों का द वर्ल्ड ऑफ कंपटीशन में स्वागत है। मैं बबलू कुमार, आपके परिवार का एक सदस्य। आज हम लोग नया सब्जेक्ट का, नया सेगमेंट का मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड मोर रिपीटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का सिलेक्शन हम लेकर आज आप लोगों के लिए आए हैं। उस सभी प्रश्नों को आज हम लोग कंप्लीट करेंगे और उसको हम लोग टेस्ट के माध्यम से कंप्लीट करेंगे। टोटल मैं 300 प्लस क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आया हूँ और मैं इसे 50-50 का टेस्ट के रूप में आपके पास प्रेजेंट करूँगा। तो 1 से लेकर 50 तक पहला टेस्ट होगा, 50 से 100 तक दूसरा टेस्ट होगा और इसी तरह से ये आपको फाइनली जितना मेरे नज़र में कई बार रिपीट किया है प्रश्न को, जैसे एक ही प्रश्न को 3-4 बार पूछा है, 5 बार पूछा है, 2 बार, 5 बार, 6 बार, इस तरह से जो पूछा है उस प्रश्न को मैंने कलेक्ट किया और उस प्रश्न को मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ अगर आपको अपना केमिस्ट्री का तैयारी लगता होगा कि परफेक्ट लेवल पर है तो आप कोशिश करेंगे 50 में कम से कम 48-49 का स्कोरिंग देने का। यदि आपको लगता होगा कि नहीं मेरा मॉडरेट है तो आपको 45 और 40 के बीच नंबर लाना है और आपको लगे कि नहीं हमारा तैयारी डल 40 से नीचे जा रहा है तो एक बार से 2 बार इसे करने की ज़रूरत है। यह पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, TWC बाय बबलू सर से सर्च करेंगे आपको वहाँ मिल जाएगा। तो मैं चाहता हूँ बिना समय को व्यर्थ किए मैं चाहता हूँ आपका क्लास शुरू करूँ। दोस्तों, अभी आप द वर्ल्ड ऑफ कंपटीशन चैनल पे जुड़े हैं और ये द वर्ल्ड ऑफ कंपटीशन चैनल पे जो आप अभी जुड़े हुए हैं, यह चैनल आपका अपना चैनल है। आज हम लोग कॉम्पिटिटिव प्लस पीसीएस जो भी प्रतियोगी एग्ज़ाम है उन सभी एग्ज़ाम के लिए आज हम लोग केमिस्ट्री का सेगमेंट लेकर आए हैं। मैंने इस क्वेश्चन को चैप्टर वाइज कलेक्ट करने का कोशिश किया, लेकिन ये सभी क्वेश्चंस अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो इस तरह से ये आपका जो फैमिली मेम्बर है ये है और ये आपके सर का ऑफलाइन क्लासेस का बच्चे हैं। तो एक छोटा सा हम लोग ऐसा करें, पहला टेस्ट शुरू करते हैं और आप भी प्रिपेयर हो जाइए। मैं उम्मीद करता हूँ आप प्रिपेयर हो गए होंगे। इस तरह से पहला प्रश्न आपका शुरू होने जा रहा है। प्रिपेयर हो जाइए। मैं जानता हूँ आपको थोड़ा सा असहजता महसूस हो रही होगी, लेकिन इसमें असहज महसूस मत कीजिए। बस थोड़ा दिन की बात है और मेहनत कर लीजिए, आप ज़रूर सक्सेस कर जाएंगे। बस मेहनत करते रहिए, एक ऑप्शन मात्र है मेहनत। चलते हैं, पहला प्रश्न है परमाणु नाभिक के अवयव हैं, मतलब नाभिक के अंदर में कौन सा चीज़ है। ऑप्शन आपके सामने में है। मैं जानता हूँ अगर आपने इस प्रश्न का उत्तर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अटेम्प्ट किया है तो बिल्कुल आपका उत्तर सही है, क्योंकि नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, जो ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है एक परमाणु के केंद्र का जो धनावेशित हिस्सा कहलाता है, क्या कहलाता है? जो केंद्र के अंदर में जो धनावेशित हिस्सा होता है उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन आपके सामने है। अच्छे से अटेम्प्ट करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ यह प्रश्न आपसे गलती नहीं होगा। अगर आपने न्यूक्लियस अटेम्प्ट किया है तो बिल्कुल आपका सही है। तो धनावेशित हिस्सा न्यूक्लियस कहलाता है, ऑप्शन नंबर डी। कौन सा अणु का भाग नहीं है? ऑप्शन आपके सामने में है। बड़ा इजी प्रश्न है। अणु मतलब एटम का भाग नहीं है। अगर आपने फोटोन मारा तो बिल्कुल सही है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये जो है भाग है, फोटोन इसका भाग नहीं है। अगला प्रश्न है, ध्यान देंगे कि एक ही प्रकार के जो परमाणु निम्न में से किस में मिलता है? अच्छा प्रश्न है।
इस प्रश्न पर बारीकी करें, ध्यान दें। एक ही प्रकार के परमाणु या एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किसमें मिलता है? बिल्कुल ऑप्शन आपके सामने में। अगर आपने तत्व मारा तो बिल्कुल सही है, एक ही प्रकार के परमाणु से बना तत्व होता है, बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी। परमाणविक नाभिक किसने खोजा था? बहुत सहज सरल प्रश्न, एकदम इजी वे में आप करें। क्योंकि पिछला जो टेस्ट हमने आप लोगों के लिए लाया था भारत का भूगोल, उसमें बच्चों का कुछ कहना हुआ कि सर थोड़ा सा स्पीड आप ज़्यादा करवा रहे हैं, अगर हल्का सा टाइम हमें भी दें तो अच्छा रहेगा। तो हमने कहा कि ठीक है, अगले सब्जेक्ट में इस बात का ध्यान रखें। तो परमाणविक नाभिक किसने खोजा था? ऑप्शन आपके सामने में है। अगर आपने रदरफोर्ड अटेम्प्ट किया है ऑप्शन नंबर ए, तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, बहुत अच्छा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक अणु परमाणुक कण नहीं है? इसमें से कौन सा एक परमाणुक कण नहीं है, आपको ये बताना है। अगर आपने ड्यूट्रॉन खोजा है तो बिल्कुल सही है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये तो है, लेकिन ड्यूट्रॉन नहीं है, ऑप्शन नंबर सी, आपका उत्तर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, अल्फा कण के 2 धन आवेश होते हैं? बिल्कुल होते हैं। इसका द्रव्यमान लगभग बराबर होता है, ऑप्शन आपके सामने में है, किसके बराबर होता है? बहुत अच्छा है। अगर आपने हीलियम के परमाणु के नाभिक के बराबर अटेम्प्ट किया है तो बिल्कुल सही है, हीलियम के परमाणु के नाभिक के बराबर होता है। अगला प्रश्न है, हीलियम के नाभिक में होता है, हीलियम जो है उसके नाभिक में क्या होता है? ऑप्शन आपके सामने में है। अगर आपने 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन अटेम्प्ट किया है तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है। 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन अगर आप अटेम्प्ट किया है तो बिल्कुल आपका उत्तर सही, ऑप्शन नंबर सी, हीलियम के नाभिक में। इनमें से किसमें ऋणात्मक आवेश होता है? ऑप्शन आपके सामने में, बहुत अच्छा प्रश्न है, किसमें ऋणात्मक आवेश होता है? तो अगर आपने बीटा कण अटेम्प्ट किया है तो बिल्कुल आपका ऑप्शन सही है, लेकिन ऑप्शन नंबर सी, बीटा कण। निम्न में से कौन सा कण आवेश रहित है? ऑप्शन आपके सामने में है, कौन सा कण आवेश रहित है? अगर आपने न्यूट्रॉन अटेम्प्ट किया है तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है, न्यूट्रॉन जो है आवेश रहित होता है, बिल्कुल आपका सही है, ऑप्शन सी। परमाणु में कक्षों को भरने के जो क्रम होते हैं उसको नियंत्रित करता है किस सिद्धांत पर? अगर आपने अफबाउ के सिद्धांत को अटेम्प्ट किया है तो बिल्कुल आपका उत्तर सही है। रासायनिक तत्व के जो अणु होते हैं के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध है? बहुत अच्छा प्रश्न है। अच्छे से अटेम्प्ट करें। ऑप्शन एक ये रहा आपका। अगर आपने अभिविन्यास विधि से मारा है तो बिल्कुल आपका सही है, ऑप्शन ए। जिस तत्व के 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो उसका द्रव्यमान संख्या क्या होता है? अगर आपने, क्योंकि द्रव्यमान संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या होता है। अगर आपने 4 अटेम्प्ट किया है, 2 2 4 होता है, तो बी अटेम्प्ट किया तो आपका बिल्कुल उत्तर सही है। एक तत्व में इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की संख्या क्रमशः 18 तथा 20 है, बिल्कुल। तो उसमें द्रव्यमान कितना होगा? दोनों को जोड़ दीजिए, क्योंकि द्रव्यमान बराबर प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। अब आपके दिमाग में आएगा कि सर ऑप्शन में तो प्रोटॉन है नहीं, तो प्रोटॉन की संख्या जितना होता उतना ही इलेक्ट्रॉन की संख्या होता, तो इसका मतलब 20 18 38 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपने अटेम्प्ट किया तो बिल्कुल सही है आपका उत्तर। प्लूटोनियम जो न्यूक्लाइड है
के नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या क्या होती है? बिल्कुल अच्छा प्रश्न है। आप देखें 242 में से अगर आप 94 घटाएंगे, क्योंकि 242 जो है ये द्रव्यमान संख्या दिया हुआ है और 94 जो है ये है परमाणु संख्या या प्रोटॉन की संख्या या इलेक्ट्रॉन की संख्या, ये दिया हुआ। तो आप 242 में से 94 को घटाएंगे तो जितना उत्तर आएगा सो ऑप्शन आप अटेम्प्ट कर लें, बिल्कुल आपका उत्तर सही हो जाएगा 148, ऑप्शन नंबर बी। परमाणु जिनमें प्रोटॉन की संख्या समान होती है परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न रहती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? आपके पास ऑप्शन ये रहा। अगर आपने इसे प्रश्न के लिए समस्थानिक अटेम्प्ट किया है, इंग्लिश आइसोटॉप्स होता है, तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है, आइसोटॉप्स समस्थानिक। समस्थानिक सम न्यूट्रॉनिक के समूह कौन सा है? ऑप्शन आपके समान है, मतलब किसमें न्यूट्रॉन की संख्या समान आपको दिख रहा है। अगर आपने सबको घटा कर देखेंगे 14 में से 7 गया 8, न्यूट्रॉन सम न्यूट्रॉनिक संख्या की बात कर रही है, तो उस स्थिति में क्या हो जाएगा? बिल्कुल आप देखेंगे 14 में से 6 गया 8, 15 में से 7 गया 8 और 16 में से 8 गया 8, तो सब में 8 8 आ रहा है, मतलब तीनों में समान दिख रहा है। ऑप्शन नंबर अगर आपने बी अटेम्प्ट किया है तो आपका उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है रेडियो एक्टिविटी मापी जाती है, ऑप्शन आपके सामने में है। अगर आपने गाइगर काउंटर से अटेम्प्ट किया है तो बिल्कुल आपका उत्तर सही है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किया था, अगर आपने बेकुरल अटेम्प्ट किया है ऑप्शन नंबर बी, तो आपका उत्तर 100% सही है, क्योंकि ऑप्शन नंबर बी जो है आपका उत्तर हो जाएगा। कौन सा भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है? बहुत अच्छा प्रश्न है। भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है, आप देखेंगे कौन सा भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। क्या होता है भौतिक परिवर्तन? जब कोई पदार्थ अपनी अवस्था बदल के दूसरी अवस्था में जाता है और अगर वह दूसरी अवस्था फिर से मूल अवस्था में आ सके, इसको हम लोग भौतिक परिवर्तन कहते हैं। लेकिन जब दूसरी अवस्था में जाए लेकिन वापस नहीं आ पाए तो इसको हम लोग रासायनिक परिवर्तन करते हैं। जैसे भोजन हम खा लिए, अगर पच गया तो फिर से भोजन फॉर्म में नहीं आ सकता है, ये एक रासायनिक परिवर्तन है। लेकिन उसी तरह से आप इसमें से छांटे कौन सा ऐसा आपको दिख रहा है जो भौतिक परिवर्तन। बहुत अच्छा प्रश्न है। अगर आपने पानी में चीनी का घुलना मारा है तो बिल्कुल सही है, हम चाहें तो फिर से पानी को अलग करके चीनी निकाल सकते हैं, तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। जल का वाष्प में परिवर्तन क्या कहलाता है? ऑप्शन आपके सामने में है। जल अगर वाष्प बन गया तो ऑब्वियसली ये भौतिक परिवर्तन हो गया, भौतिक परिवर्तन हो गया। संक्षारण का उदाहरण है, अगर आपने सिल्वर पर काले रंग का परत, बिल्कुल ये भी है। तांबे पर हरे रंग का परत, बिल्कुल ये भी है। लोहे पर भूरे रंग का परत, ये भी है। ऑल ऑफ दीज, ये सभी के सभी संक्षारण विधि का एग्जाम्पल है। जल अपघटन में ऊर्जा किस रूप में जो है बिल्कुल उत्पन्न होता है? अगर आपने उष्मा के रूप में अटेम्प्ट किया है तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है, आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, उष्मा के रूप में। अगला प्रश्न है जो पास्तुरीकरण है उसका संबंध किससे है? अगर आपने दूध में निर्जमीकरण अटेम्प्ट किया है ऑप्शन नंबर ए, तो बिल्कुल आपका सही है। अशुद्धि के कारण द्रव का क्वथनांक क्या होता है? अगर किसी में अशुद्धि मिल जाए तो द्रव का क्वथनांक बढ़ जाएगा या घट जाएगा या वही रहेगा, क्या होगा? बिल्कुल अच्छा प्रश्न है, आप अच्छे से अटेम्प्ट करें तो बिल्कुल बढ़ जाता है, क्वथनांक जो है उसका बढ़ जाएगा। ऊंचाई की जगह पर पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे के तापमान पर क्यों उबलता है? आप ऊंचाई पर जाओगे तो पानी जो है 100 डिग्री से नीचे के टेम्परेचर पर क्यों उबलने लगता है, यह एक प्रश्न है। ऑप्शन आपके पास ये है, आप अच्छे से अटेम्प्ट करें। अगर आपने इसके लिए, क्योंकि वायुमंडलीय दबाव कम हो जाता है, ऊंचाई बढ़ने के साथ वायुमंडलीय दबाव कम हो जाता है, अतः उबलने वाले जो बिंदु का जो स्तर है वो नीचे आ जाता है। तो अगर आपने ऑप्शन ए अटेम्प्ट किया है
तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है। कहता है कोहरे में निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइडी तंत्र अभिव्यक्त होता है। बिल्कुल, अगर आपने गैस हुआ उसके अंदर में द्रव, गैस में द्रव अटेम्प्ट किया है, ऑप्शन ए, तो बिल्कुल आपका उत्तर सही है। अगला प्रश्न है, ध्यान देंगे, बहुत ही अच्छा और सटीक प्रश्न है, ध्यान देंगे। यदि 100 ग्राम चीनी को ½ लीटर पानी में मिलाकर एक असंतृप्त चीनी का घोल तैयार किया जाए तो निम्न में से कौन सी भौतिक राशि नहीं बदलेगी। तो कौन सा इसमें ऐसा राशि है जो नहीं बदलेगा अगर ऐसा घोल तैयार किया जाए। तो अगर आपने आयतन चुना है तो बिल्कुल सही है, उसका आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि ठोस अशुद्धि को शुद्धिकरण करने के लिए कौन सी प्रक्रिया हम लोग अपनाते हैं। तो आसवन विधि का यूज़ करते हैं, आसवन विधि का यूज़ करते हैं। क्रोमेटोग्राफी एक तकनीक होता है जिसका क्या काम है। इसका काम है एक मिश्रण से पदार्थ को अलग करना, किसी मिश्रण से पदार्थ को अलग करना क्रोमेटोग्राफी का काम है, ऑप्शन सी। जब ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की घटना हो जाती है, मतलब जब ठोस सीधे गैस बन जाता है, इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं। इस घटना को हम लोग ऊर्ध्वपातन कहते हैं, इस घटना को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। अगला प्रश्न है, रेत और नेपथलीन जो होता है ये किसका एग्जाम्पल है। ये ऊर्ध्वपातन का है और इसी को इंग्लिश में सब्लिमेशन कहते हैं। कभी कभी ऊर्ध्वपातन आपको नहीं देता है, ऑप्शन में सब्लिमेशन लिख देगा, तो वहाँ भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है, ऊर्ध्वपातन को हटा देगा, लिख देगा सब्लिमेशन। आप सब्लिमेशन अटेम्प्ट कर लेंगे क्योंकि इसका इंग्लिश होता है। कहता है एक ठोस जब सीधे गैस में बदल जाता है तो यह जो है क्या कहलाता है, ऊर्ध्वपातन कहलाता है। यूनेस्को ने 2019 में, बड़ा अच्छा प्रश्न है, यूनेस्को जो है 2019 में जो के उत्सव को रासायनिक तत्वों के आवर्त सारणी के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में इसके कितने वह साल पूरा होने के उपलक्ष्य में ये मनाया है। अगर आपने 150 वर्ष मारा है तो बिल्कुल आपका उत्तर सही है, 150 वर्ष। तीसरे चौथे समूह के जो ऑक्साइड होते हैं उसका समान गुण धर्म क्या होता है। बिल्कुल अच्छा प्रश्न है। जो तीसरा और चौथा ग्रुप का जो होता है उसका समान गुण धर्म क्या होता है। अगर आपने बेसिक और एसिडिक अटेम्प्ट किया है, ऑप्शन नंबर ए, तो बिल्कुल आपका उत्तर सही है, बेसिक और एसिडिक। अगला प्रश्न है कि भूप्रपट्टी में सर्वाधिक पाया जाने वाला जो तत्व है वो कौन सा तत्व है। तो ऑक्सीजन जो है सबसे ज़्यादा पाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए, इसका उत्तर बिल्कुल सही है। ऑक्सीजन के बाद सबसे अधिक उपलब्ध कौन सा मूल तत्व होता है। ऑक्सीजन के बाद इसमें कौन सा तत्व जो है वो सबसे ज़्यादा उपलब्ध होता है। तो ये हो जाएगा सिलिकॉन। सिलिकॉन जो है ऑक्सीजन के बाद सबसे ज़्यादा उपलब्ध होता है। निम्न में विश्व में कौन सर्वाधिक पाया जाता है, मतलब सबसे ज़्यादा विश्व में कौन सा पाया जाता है। तो विश्व की बात हो रही है, तो अगर आपने हाइड्रोजन मारा है तो बिल्कुल आपका सही है, ऑप्शन नंबर ए। लगभग कितने प्रकार के रासायनिक तत्व पृथ्वी पर पाए जाते हैं। अगर देखा जाए तो लगभग 100 से अधिक प्रकार, मतलब 100 प्रकार के तत्व जो है पृथ्वी पर पाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से कौन सा मूल तत्व है, ऑप्शन आपके सामने में है, कौन सा इसमें से मूल तत्व है। अगर आपने शक्कर चुना है तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है, इसका उत्तर शक्कर होगा, इसका उत्तर शक्कर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हीरे की खनिजीय जो बनावट है वो क्या कहलाती है। जो हीरा होती है उसकी खनिजीय बनावट जो है उसको हम लोग कार्बन, अर्थात जो खनिजीय बनावट है वो क्या है, कौन चीज़ का है, तो कार्बन का, ऑप्शन ए बिल्कुल उत्तर सही है। निम्न में से इलेक्ट्रॉन संरूपण धातु तत्वों के लिए होता है, इसमें से कौन सा जोड़ेंगे तो एक धातु तत्व हो जाएगा, बिल्कुल सही है, अच्छा प्रश्न है। तो अगर आप इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो आप देखिएगा जिससे 20 का भाव होता है कैल्शियम का, वो हो जाएगा तो 2 8 10 8 18 2 20, ऑप्शन नंबर डी। सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सा है, बिल्कुल अच्छा प्रश्न है। अगर आपने पोटेशियम चुना है तो बिल्कुल आपका उत्तर सही है, पोटेशियम आपका उत्तर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, ध्यान देंगे, कहता है सर्वाधिक कठोर तत्व कौन सा है। बिल्कुल अच्छा प्रश्न है, सर्वाधिक कठोर तत्व कौन सा है। अगर आपने हीरा चुना है तो बिल्कुल आपका उत्तर सही है, हीरा ही होगा। कौन सा कठोरतम धातु है, तत्व तो हो गया। अगर आपने धातु में टंगस्टन चुना है तो बिल्कुल आपका उत्तर सही है, ऑप्शन डी हो जाएगा।
निम्न धातु युग्मों में से किस एक में क्रमशः सबसे हल्की धातु और सबसे भारी धातु होती है? बहुत अच्छा प्रश्न है। सबसे हल्की और सबसे भारी धातु कौन सी होती है? ऑप्शन आपके सामने में है। ऑप्शन आपके सामने में है। सबसे हल्की और सबसे भारी धातु कौन सी होती है? अच्छे से इसे अटेम्प्ट करेंगे। सबसे हल्की धातु और सबसे भारी धातु, अगर आपने लिथियम और ऑस्मियम अटेम्प्ट किया है तो बिल्कुल आपका उत्तर सही है। अगर आपने लिथियम और ऑस्मियम, सबसे हल्की लिथियम हो गया, भारी में ऑस्मियम हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा एक पदार्थ बहुत कठोर और बहुत तन्य है? बहुत कठोर भी है और बहुत तन्य भी है। अगर आपने नाइक्रोम अटेम्प्ट किया है तो बिल्कुल आपका उत्तर सही है, नाइक्रोम ही होगा। सबसे भारी प्राकृतिक तत्व है, ऑप्शन आपके सामने में है। सबसे भारी में यूरेनियम होता है जो प्राकृतिक तत्व है, बिल्कुल सही है। निम्न में से सबसे भारी जो धातु है वो कौन सा है? तो प्लेटिनम जो है सबसे भारी धातु होता है, प्लेटिनम। ऑप्शन नंबर डी। कहता है कि खनिज या मिनरल क्या है? जो खनिज होता है या मिनरल होता है वो क्या है? तो ये अकार्बनिक ठोस है, ये अकार्बनिक ठोस है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। आप इसे देखेंगे क्या आपका स्कोरिंग क्या रहा, और उसके हिसाब से अगर ज़रूरत पड़ा तो एक बार फिर से इसे एक बार लगा लेंगे। इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। थोड़ा स्पीड में ही लगा लीजिए, कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। और इसका PDF आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर। तो हम उम्मीद करते हैं, हम लोग यहाँ पर विराम लेते हैं। आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, धन्यवाद। ईश्वर आप लोगों को जल्द सफल करें ताकि आप अपने समाज में माता पिता और अपना नाम रोशन कर सकें। थोड़ा सा बबलू सर से भी आप प्यार मोहब्बत रख सकें। इसके लिए छोटी सी उम्र होती है, इसी छोटी उम्र में बहुत सारे काम करने होंगे आपको। और याद रखेंगे, इस जीवन में किसी से भी विरक्ति नहीं करना है। किसी भी व्यक्ति के साथ जो अपनी गुस्सा है वो प्यार से ही अगर रखें तो अच्छा होगा, क्योंकि गुस्सा किसी भी समस्या का हल नहीं हो सकता है। प्यार ही, प्रेम ही किसी भी प्रॉब्लम्स का हल होता है। हम उम्मीद करेंगे कि ज़िंदगी छोटी है, इसमें किसी से विरक्ति करना, बैर करना कोई मतलब नहीं बन जाता है। तो हम लोग खूब मन से पढ़ें, खूब नाम करें और भारत के काम आएँ, समाज में दूसरे के हित में आएँ। तो हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में। बहुत सारी शुभकामनाएं, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।